लाइव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अविनेश, हर्ष, अनुज, हिमांशु, मुकेश, पाटिल। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। तो मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और मैंने कल आपको बहुत एक अच्छा मेथड बताया था, परसेंटेज ब्रेक मेथड, कि आप परसेंटेज को ब्रेक करके बहुत बड़े बड़े और कैलकुलेटिव सवालों को कैसे सरलता के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आया था? ये हर एक उस सवाल में लगाया जा सकता है परसेंटेज ब्रेक मेथड, जब आपको दो अलग अलग एंटिटी की जो टोटल वैल्यू दे रखी है। भाई, दो अलग अलग एंटिटी की टोटल वैल्यू दे रखी है और उन दोनों में अलग अलग परसेंटेज चेंज दिया हुआ है। ऐसे हर एक सवाल में लग जाएगा। जैसे एक सवाल में और समझाता हूं आपको, कल के ही रवैये पे ये बताइएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 9500। ठीक है, एक शहर की जो टोटल जनसंख्या वो 9500 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेल पॉपुलेशन, जो आदमी है उनकी पॉपुलेशन 14.2% बढ़ जाती है और फीमेल पॉपुलेशन 17.7% बढ़ जाती है। ठीक है, और टाउन की जो टोटल पॉपुलेशन है मेरे प्यारे भाई, वो 11,003 हो जाती है बढ़ के। अब यदि मेल पॉपुलेशन का 15% बॉयज हैं और फीमेल पॉपुलेशन का 18% गर्ल्स हैं, तो आपसे पूछा है बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस बताइए। बोलिए जल्दी से। दो तीन सवाल मैं आपको और कराऊंगा, आपको इस पे मजा आएगा। आपको बॉयज और गर्ल्स की संख्या का डिफरेंस, पहली बात तो मैं इस सवाल को देखते ही समझ गया कि इसका आंसर 3 का मल्टीपल आएगा और एक ही ऑप्शन 3 का मल्टीपल है। खत्म सवाल। देखिए, थोड़ा ढंग से समझिए। जो लोग होते हैं ना, जो नंबर ऑफ पीपल होता है वो हमेशा इंटीजर में होता है, पूर्णांक में। पर इस गांव में 100 आदमी रहते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे इस गांव में 100.3 आदमी रहते हैं, पॉइंट में नहीं होता। सवाल में साफ साफ दे रखा है कि जितने भी मेल हैं, मेल पॉपुलेशन का 15% बॉयज हैं, लड़के, और फीमेल पॉपुलेशन का 18% गर्ल्स हैं, छोटी लड़कियां। तो इनका डिफरेंस पूछा है, तो इनका डिफरेंस जो भी आएगा, 15 में भी 3 आता है, 18 में भी 3 आता है, तो आंसर 3 का मल्टीपल आएगा। एक ही ऑप्शन होना चाहिए। तो पेपर में कोई बहुत बड़ा सवाल है तो उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, आसान चीज छुपी और आपको पूरा सॉल्व ना करना पड़े। ठीक है भाई, चलिए। अब बेसिक से कैसे होगा वो मैंने आपको कल समझाया था, नहीं समझ में आया तो आज फिर से देखेंगे। एक शहर की जो टोटल जनसंख्या वो 9500 है, मतलब मेल प्लस फीमेल मिला के एक शहर में कितने लोग हैं? 9500 लोग हैं। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों, गांव में पुरुषों की संख्या, मेल पॉपुलेशन 14.2% बढ़ गई एंड फीमेल पॉपुलेशन 17.7%। और फीमेल पॉपुलेशन, महिलाओं की संख्या 17.7% बढ़ गई और कुल जनसंख्या बढ़ के 11,003 हो जाती है। वे पॉपुलेशन 9500 थी, 9500 से बढ़ के कितने हो गए? 11,003। तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 500, 1000, 1503। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ गई 1503। पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो गई है? 1503। पहले 9500 थी, अब 11,003 हो गई, तो 1503 पॉपुलेशन बढ़ गई। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, मेल 14.2% बढ़े हैं और फीमेल 17.7। तो क्या इस 17.7% को ब्रेक करके हम लोग 14.2% प्लस 3.5% इस प्रकार से नहीं लिख सकते? 14.2% प्लस 3.5% इस प्रकार से लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैंने ब्रेक करके लिख दिया। अगर आप ध्यान से कहो तो आप ये कह सकते हैं सर कि मेल पॉपुलेशन भी 14.2% बढ़ी और फीमेल पॉपुलेशन भी 14.2% बढ़ी है। भाई इसको भूल जाओ, अभी ऐसे समझो कि आदमी भी 14.2% बढ़े और औरत भी 14.2% बढ़े, तो ओवरऑल पॉपुलेशन भी 14.2% ही बढ़नी चाहिए। है मनीष? अरे मनीष, समझ में आया? भाई मेल पॉपुलेशन भी 14.2% बढ़ी, फीमेल भी 14.2% बढ़ी, तो ओवरऑल भी 14.2% बढ़ना चाहिए ना। तो 9500 पॉपुलेशन का 14.2% बढ़ना चाहिए, तो 9500 का 14.2% आपको निकालना है। तो परसेंटेज से 2 डेसिमल ये हट जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। 95 की गुणा करनी है 14.2 में। कैसे गुणा करूंगा जल्दी से? भाई 14 की 100 में गुणा करेंगे 1400 और 14 पंजे 70 कम हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 1330।
आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 95 की 0.2 में गुणा करूंगा तो 95 की 0.2 में गुणा करूंगा, 0.2 होता है 1/5 यानी कि 19, तो आ जाएगा 1349। भाई 9500 का 14.2% कितना होता है? 1349। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यार मेरे शब्दों को ढंग से सुना करो, जो मैं बोलता हूं, जो चीज बोर्ड पे लिखी हुई है उसको समझा भी करो मेरे दोस्तों कि इसका मतलब क्या है भाई, समझिए। मेल प्लस फीमेल पॉपुलेशन एक शहर की 9500 है, तो मेल पॉपुलेशन 14.2% बढ़ी, फीमेल 17.7, पॉपुलेशन होगी बढ़ के 11,003। तो पॉपुलेशन अगर 95 से बढ़ के 11,003 हुई है तो पॉपुलेशन बढ़ी कितनी है? पॉपुलेशन बढ़ी है 1503 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरे प्यारे में परसेंटेज ब्रेक कर लिया, मेल पॉपुलेशन भी 14.2% बढ़े, फीमेल भी 14.2% बढ़े, तो ओवरऑल भी 9500 का 14.2% बढ़नी चाहिए। 1349 पॉपुलेशन 1349 बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ी कितनी है? 1503। तो कितनी पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ी है? तो आपका जवाब होगा सर 13 में से 9 गया 4, 154 आ गया, 154। तो 154 एक्स्ट्रा बढ़ी है। ये 154 पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ी है, एक्स्ट्रा कहां से आया? जवाब दीजिए। ये जो 154 लोग एक्स्ट्रा बढ़े हैं, ये एक्स्ट्रा कहां से आए? 154 लोग, जवाब दीजिए। पॉपुलेशन अगर मेल भी 14.2% बढ़ते, फीमेल भी 14.2% बढ़ते, तो पॉपुलेशन बढ़नी थी 1349, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बढ़ी है 1503। पॉपुलेशन 154 एक्स्ट्रा बढ़ी, कहां से आया? तो आप कहोगे सर ये जो फीमेल है ना, फीमेल पॉपुलेशन 3.5% एक्स्ट्रा बढ़ी है, इसी की वजह से आया है। यानी कि फीमेल पॉपुलेशन का सर 3.5%, फीमेल पॉपुलेशन का 3.5% ही 154 है, फीमेल पॉपुलेशन का 3.5% ही 154 है। तो इनिशियल फीमेल पॉपुलेशन, इनिशियल हर चीज इनिशियली 100% ही होती है प्रारंभिक वैल्यू, फीमेल पॉपुलेशन का 3.5% 154 है। तो दोगुना करो, 7% कितना होगा? दोगुना कर देंगे तो आपका जवाब होगा 308। 1% कितना होगा? 7 चौक 28 अभी, और 2 आ जाएगा, 7 चौक 28, 44। क्लियर? दोगुना करेंगे 308, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 1% के लिए 44, 100% 4400। तो फीमेल पॉपुलेशन कितनी आ गई दोस्त? 4400। फीमेल पॉपुलेशन का 3.5% अगर 154 है, तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो तो 7% हो जाएगा 308, 1% हो जाएगा 44, 100% हो जाएगा 4400। यानी कि फीमेल पॉपुलेशन 4400 है, इनिशियली जो है वो 4400 फीमेल है। तो मेल कितने होंगे भाई? 9500 में से 4400 घटा लीजिए, 5100, 5100 मेल होंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 5100 मेल। ठीक है ना? तो मैंने शहर में आदमी और औरतों की संख्या निकाली। अगर सवाल में पूछा होता कि मेल फीमेल का डिफरेंस बताइए कितना है, तो 5100 मेल है, 4400 फीमेल है, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 700, 700 इनका डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा है कि मेल पॉपुलेशन का 15% लड़के हैं, 18% लड़कियां हैं, तो बताइए लड़के लड़कियों का अंतर। मेल पॉपुलेशन 5100 है, 5100 का 15% कितना होगा? तो परसेंट से 2 जीरो हट जाएंगे, 51 की 15 में गुणा करेंगे 765, 765 बॉयज है। गर्ल्स कितनी है? फीमेल पॉपुलेशन का 18%, 4400 है, 4400 का 18% कितना होता है भाई? 4400 का 18% कैसे निकालोगे जल्दी? पहले तो परसेंटेज से 2 जीरो हटाओ, 44 की गुणा करनी है 18 में, पहले 18 की 40 में गुणा करो 720, फिर 18 की 4 में गुणा करो 72, और 720 में 72 जोड़ लेंगे 792, 792। तो लड़कियां आई 792। इन दोनों का डिफरेंस मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लीजिए, 27, 27 आगे डिफरेंस, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ किसी बच्चे को इसमें कोई संदेह? बोलो।
क्या कोई ऐसा बालक है जिसको अब भी ना समझ में आए ये सवाल? तो मैंने आपको ऑप्शन से भी बताया, डिटेल में भी बताया। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सवाल है 31 नंबर। बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन करेगा इस सवाल को अटेम्प्ट? 31 नंबर सवाल है। इन 2010 में ए लाइब्रेरी कंटेन्ड ए टोटल ऑफ 11,500 बुक्स इन टू कैटेगरीज, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। 2010 में एक लाइब्रेरी में दो श्रेणियां में किताबें थी मेरे दोस्तों, ठीक है ना, फिक्शन और नॉन फिक्शन। साल 2015 में लाइब्रेरी में टोटल 12,760 किताबें हैं इन दोनों कैटेगरी में। इस पीरियड में फिक्शन कैटेगरी में 10% इंक्रीज हुआ है, जबकि जो नॉन फिक्शन कैटेगरी है उसमें 12% इंक्रीज हुआ है। तो आपसे पूछा है, बताइए कि लाइब्रेरी में साल 2015 में कितनी फिक्शन किताबें थी, ये आपसे पूछा गया है। करेंगे, देखिए साल 2010 में एक लाइब्रेरी में टोटल 11,500 बुक थी। इसमें फिक्शन, काल्पनिक और नॉन फिक्शन दोनों बुक हैं। साल 2010 में लाइब्रेरी में फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन दोनों मिला के 11,500 बुक थी। हुआ क्या कि साल 2015 तक आते आते ये बुक 12,760 हो गई। तो बुक 11,500 से बढ़ के 12,760 होगी। तो बुक कितनी बढ़ी है? 500 ये बढ़ी और 760 ये 1260। तो 1260 किताब बढ़ी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, क्योंकि 2010 से 2015 तक आने में 10% तो फिक्शन कैटेगरी में किताब बढ़ी हैं और 12% नॉन फिक्शन कैटेगरी में किताबें बढ़ी हैं। तो आपसे पूछा है, सवाल में जो पूछा जाए उस पर फोकस करो कि साल 2015 में फिक्शन कैटेगरी में कितनी किताबें थी, ये बताइए साल 2015 में। तो मेरे प्यारे भी ध्यान सुनिएगा, जो मर्जी आए आप वैसे कर लीजिए। ये 10% है भाई, इस 12% को ब्रेक करके आप 10% प्लस 2% नहीं लिख सकते। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते। इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड। ब्रेक कर दिया। अगर फिक्शन कैटेगरी किताब भी 10% बढ़े और नॉन फिक्शन कैटेगरी किताब भी 10% बढ़े तो ओवरऑल किताब 10% ही बढ़ेंगी। 11,500 का 10% कितना होता है? 1150। बुक बढ़नी चाहिए 1150, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग बुक 1260 बढ़ी है। तो कितनी बुक एक्स्ट्रा बढ़ी है? तो आपका जवाब होगा सर 110। 110 बुक एक्स्ट्रा बढ़ी है। 110 एक्स्ट्रा बुक किस लिए बढ़ी है? तो आपका जवाब होगा सर नॉन फिक्शन कैटेगरी में 2% का एक्स्ट्रा झुकाव है। नॉन फिक्शन कैटेगरी एक्स्ट्रा 2% इंक्रीज हुआ है भाई। तो नॉन फिक्शन कैटेगरी बुक का 2% 110 है, तो 1% 55, 100% 5500। तो नॉन फिक्शन कैटेगरी की किताबें 5500 है नॉन फिक्शन कैटेगरी की। तो फिक्शन कैटेगरी की किताबें हैं मेरे दोस्तों कितनी? 6,000। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 6,000। 6,000 प्लस 5500 11,500 आ जाएगा। ठीक है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में, सवाल में क्या पूछा है, जल्दबाजी में 6,000 आंसर मार्क कर देंगे, गलत है भाई। सवाल को ढंग से पढ़ लिया करो। जो आपको ऑप्शन में दिख जाए वो उत्तर नहीं होता। पूछा क्या है? सवाल में पूछा है कि फिक्शन किताबें कितनी है 2015 में। ये तो इनिशियल वैल्यू है, ये शुरुआती वैल्यू है भाई। साल 2010 में फिक्शन कैटेगरी में 6,000 बुक थी। तो साल 2015 में कितनी होगी? 10% बढ़ी है ना। 10% बढ़ाओगे, 6,000 को 10% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएंगी? 6600, 6600। 6600 किताब थी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो पूछा जाए वो बताइए। साल 2010 में पूछता 31, एक क्वेश्चन छूट गया ना बीच में। चलो अगला सवाल ये बताइएगा मेरे दोस्त। सवाल आपके सामने आएगा 32 नंबर। कहां गया जी? ये रहा क्वेश्चन। हम्म, 32, ये बताइएगा। ये लास्ट टाइप है इसका। अब आपको क्लियर हो गया ये? अगर आपको ये टाइप समझ में आ गया है तो ये इस टाइप का लास्ट सवाल है। जरा मुझे करके बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है और कितने बालक इस सवाल को करने की ताकत रखते हैं, बताइए जरा।
द टोटल सैलरी ऑफ गौरव एंड आजम इन ए कंपनी 47,520। एक कंपनी में गौरव और आजम की जो टोटल सैलरी है वो 47,520 है। गौरव प्लस आजम की जो टोटल सैलरी है एक कंपनी में 47,520 है। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हुआ क्या, गौरव की सैलरी 23% बढ़ जाती है। गौरव की सैलरी 23% बढ़ जाती है। आजम की सैलरी 30% बढ़ जाती है। कितनी? 30%। एंड दैट टोटल सैलरी वुड इंक्रीज टू 59928। और उनकी टोटल सैलरी बढ़कर 59,928 रुपए हो जाती है। तो आप बताओ, दोनों लोगों की सैलरी 47,520 थी शुरुआत में, फिर बाद में बढ़ के 59,928 होगी। तो सैलरी कितनी बढ़ी? तो आपका जवाब होगा सर जी आ जाएगा 408 अभी, और ये 12,408 रुपए। 12,408 रुपए सैलरी बढ़ी है। अरे यस और नो थोड़ी बुद्धि लगा के बोलिए, सैलरी कितनी बढ़ी है दोनों लोगों की? 12,408 रुपए सैलरी बढ़ी है। क्लियर है? अब मेरे प्यारे भी ढंग से समझिएगा, हमारा मकसद केवल सवाल सॉल्व करना नहीं है, सवाल को कम कैलकुलेशन के साथ जल्दी में सॉल्व करना है। 12,408 सैलरी बढ़ी। अगर आपने ऐसे कर लिया मेरे दोस्तों ब्रेक करके कि आजम की सैलरी 30% बढ़ी है ना, 30 को अगर आपने 23 + 7% लिख लिया तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? कि आप क्या कहोगे, सर गौरव की भी 23% बढ़ गई, आजम की भी 23% बढ़ गई, तो ओवरऑल भी 23% बढ़ना चाहिए। 47,520 का 23% निकालोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी कि नहीं? 47,520 का 23% निकालोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी कि नहीं? वेरी गुड मनु। तो कैलकुलेशन को अगर आपको कम करना है तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ब्रेक किया जाए, आप आसान तरीके से ब्रेक करो। वैल्यू वेरी गुड भोला। अगर आजम की सैलरी 30% बढ़ी है, गौरव की बढ़ी है 23%, तो 23% को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते 30% - 7%। क्या 23% को आप ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 30% - 7%? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो तो गौरव की सैलरी भी 30% बढ़ी और आजम की सैलरी भी 30% बढ़ी। गौरव की सैलरी भी 30% बढ़ी और आजम की सैलरी भी 30% बढ़ी, तो ओवरऑल भी 30% बढ़ना चाहिए। आप बोलोगे जी सर। तो 47,520 का 30% निकालना आसान होगा। 30% मतलब 0.3 से गुणा करेंगे। जब 0.3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 7 21 1 22 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14। सैलरी बढ़नी चाहिए 14,256 रुपए। 47,520 का 30% 0.3 से गुणा ही तो करना था, इजीली गुणा कर ली मैंने। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो सैलरी बढ़नी चाहिए 14,256 रुपए, लेकिन एक्चुअल में सैलरी बढ़ी कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर एक्चुअल में सैलरी तो 12,408 रुपए ही बढ़ी है। सैलरी 47,520 से 59,928 हुई है, तो एक्चुअल में सैलरी 12,408 रुपए बढ़ी है। तो कितनी सैलरी कम बढ़ी? कितनी सैलरी कम बढ़ी मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों 48 और 12 में 4 के 8, 1848। 1848 आपकी सैलरी कम बढ़ी। 1848 रुपए आपकी सैलरी कम बढ़ी है। कहां से? या 1848 रुपए कम क्यों हुआ? जवाब दीजिए। ये 1848 रुपए सैलरी कम क्यों बढ़ी? तो आपका जवाब होगा सर कि गौरव की सैलरी सर 30% नहीं बढ़ी है, 23% ही बढ़ी है। गौरव की सैलरी सर 7% कम बढ़ी है, उसकी वजह से 1848 रुपए की कमी आई है। तो गौरव की सैलरी का 7% 1848 रुपए के बराबर है सर जी। गौरव की सैलरी सर 30% ना 23% बढ़ी है, 7% कम। गौरव की सैलरी का 7% 1848 रुपए के बराबर है। अगर 7% के लिए 1848 है तो गौरव की सैलरी का 1% कितना होगा? अभी 7 दूनी 14 है मेरे दोस्तों, 7 छिंग 42, 7 चौक 28, 1% 264, 100% ये।
तो गौरव की सैलरी का 100% 26,400 रुपये आ गया। ये गौरव की सैलरी आ गई मेरे दोस्तों। तो गौरव की सैलरी मैंने निकाली, कितनी आ गई? 26,400 रुपये। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आजम की सैलरी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 120, 47 में 26, ये मेरे दोस्तों 21,120 रुपये। आजम की सैलरी 21,120 रुपये। हालांकि मेंटली भी आपको यह डिफरेंस देखा जा सकता था, दोनों के बीच का डिफरेंस डिफरेंस कुछ भी आए, इन दोनों के बीच का गैप एंड में 80 ही आने वाला है। 80 एक ही ऑप्शन के बीच में एंड में आ रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो कम कैलकुलेशन के साथ आपने कैलकुलेटिव क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्लियर? समझ में आ गया मेरे दोस्तों ये बात सभी स्टूडेंट्स को? के बात अभी आप सभी लोगों को समझ में आई? इक्कीस, अरे यार भाई घटा के आया। टोटल सैलरी दे रखी है, गौरव की निकाल ली, तो आजम की कैसे निकालोगे? टोटल में से घटा दो गौरव की। ये टाइप क्लियर हो गया। मैंने इस टाइप के आपको 5 सवाल कराए, सबसे आसान डाटा के साथ कैलकुलेटिव प्लस माइनस अलग अलग लैंग्वेज में। अगर अब भी किसी को ना समझ में आए हो तो भैया वो जो है मच्छरों की पूंछ में धागा बांध के उसको उड़ाए और अपना एंटरटेनमेंट करे। एलिगेशन से नहीं हो पाएगा ये सवाल, एलिगेशन से भी हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। दुनिया में इससे आसान कोई तरीका नहीं इस सवाल को करने का जो मैंने अभी समझाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे। सवाल आपके सामने आएंगे एग्जाम बेस्ड। अब टाइप चेंज कर रहे हैं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। एग्जाम बेस्ड, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे पेपर में लगातार सवाल आते रहते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम बेस्ड। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पासिंग टोटल मार्क्स और पासिंग मार्क्स क्या होता है। टोटल मार्क्स क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। चलिए, टोटल मार्क्स हमेशा 100% होता है, टोटल मार्क्स हमेशा 100% होता है, 100%, 100%। क्लियर है? अब मेरी बात को जैसे सुनिएगा, जैसे ये हो जाएगा जी। आपने एक एग्जाम दिया जिसके टोटल मार्क्स 850 हैं। आपने एक एग्जाम दिया जिसके टोटल मार्क्स 850 हैं और 850 नंबर में से आपके 544 नंबर आए, तो बताइए आपके कितने परसेंट नंबर आए? टोटल मार्क्स हमेशा 100% होता है और आप 100% में से स्कोर करते हैं। भाई आपने एक पेपर दिया, 850 उसके टोटल मार्क्स हैं और 850 में से आपके 544 मार्क्स आए, यू स्कोर्ड 544, तो आपके कितने परसेंट आए? क्या आज तक आपको परसेंटेज मार्क्स निकालना भी नहीं आया है? बोल दो, शर्म वाली बात नहीं। मैं जानता हूं कि आप में से आधे से ज्यादा बालक ऐसे जिनको परसेंटेज मार्क्स निकालना नहीं आता है। 850 का आपने मेरे दोस्तों एक पेपर दिया, उसमें से 544 नंबर आपके आए, तो कितने परसेंट आए? कैसे करेंगे? मेरे दोस्तों अगर जो रट्टा मार रखा है आपने कि टोटल मार्क्स जो बेस वैल्यू होते जिससे आप कंपेयर करते हो वो हमेशा बटे में आता है। टोटल मार्क्स 850 है, 850 में से आपके कितने मार्क्स आए? 544 आए। परसेंटेज में निकालना इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर 17 से जा रहा है, 17 × 51 और 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 50, 50 से 100 दो बार चला जाएगा, 32 दूनी 64%, 64% इस क्वेश्चन का आंसर है। 64% मार्क्स आपके आए हैं।
मैथमेटिक्स में मीनिंग क्या है मेरे दोस्तों? मैथमेटिक्स में मीनिंग ये है कि जो बेस होता है, जो टोटल मार्क्स होते हैं, वो हमेशा 100% होते हैं। आपने एक एग्जाम दिया टोटल 850 नंबर का, तो 850 नंबर जो हैं वो 100% के बराबर है, 100% के। तो एक नंबर कितने परसेंट के बराबर है? एक नंबर सर 100% बटे 850 के बराबर है एक नंबर। एक मार्क्स की कीमत ये है परसेंटेज में, 850 की कीमत 100% है, तो एक नंबर की कीमत इतने परसेंट है। आपके 544 आए, तो 544 की कीमत कितने परसेंट होगी? तो 544 से गुणा कर देंगे, 544 गुणा 100% बटे 850 ही आया मेरे दोस्तों। क्लियर? ये मीनिंग हुआ। बोले बात समझ में आई? सागर कह रहे नहीं समझ आ रहा, बताओ बेटे। सागर तुमको ब्लॉक करा जाए अगर आज तक तुमको परसेंटेज मार्क्स निकालना नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैंने मान लिया कि राक्षस पैदा होते रहते हैं समय समय पर मैंने आपको परसेंटेज मार्क्स निकालना बता भी दिया और उसके बावजूद भी कह रहे समझ नहीं आया ये बात। तो आपकी नौकरी लगना कन्फर्म है, ना लगना कन्फर्म है। आप क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? नौकरी तो लग ही नहीं सकती आपकी। एक आदमी जिससे मैंने सवाल पूछा कि 850 में से आपके 544 नंबर आए, तो कितने परसेंट नंबर आए, उसे नहीं पता। मैंने मान लिया चलो बेकार बालक है, मैंने उसे समझा दिया, उसके बावजूद भी कहता सर नहीं समझ में आया। आप खुद ही बता दो, क्या उसकी सरकारी नौकरी लगना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। चलिए, ठीक है ना? तो मैंने आपको समझाया कि निकालते कैसे और इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग क्या है। मतलब कहने का यह हुआ कि मेरे प्यारे भाई, अगर आपने एक एग्जाम दिया जिसके टोटल मार्क्स 850 हैं, तो 850 100% के बराबर है। आपके नंबर आए मेरे दोस्तों 544, तो 544 मेरे दोस्तों 64% के बराबर है। तो बेस हमेशा 100% होता है। 100% में से आप कितना परसेंट ला रहे हो वही आपकी परसेंटेज वैल्यू होगी। ठीक है ना? चलिए मेरे दोस्त, आपको समझ में आया? ठीक है ना? चलो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझिएगा मेरे प्यारे भाई, ये है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब पासिंग मार्क्स। बॉर्डर लाइन का मतलब होता है मेरे दोस्तों पासिंग मार्क्स। हर एग्जाम के लिए एक बॉर्डर लाइन फिक्स करी जाती है कि जो इस लाइन से ज्यादा नंबर लाएगा वो पास है, जो इससे कम नंबर लाएगा मेरे दोस्तों वो फेल है, और जो इस लाइन के ऊपर है वो जस्ट पास है, उसकी इज्जत खत्म सी है, ये समझ लीजिए। तो मेरे दोस्तों एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ऐसा है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, एक स्टूडेंट ऐसा है जो बॉर्डर लाइन से पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा लेके आया है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जो पासिंग मार्क्स से 13 नंबर ज्यादा लेके आया है। तो आप बताइए मेरे दोस्तों, इन दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है? इन दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है? आपको कुछ नहीं करना, आप ये देखिए कि परसेंटेज में क्या डिफरेंस आ रहा है और एक्चुअल मार्क्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, उसको बराबर करिए। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। चीजों को लिखने का एक दूसरा तरीका है परसेंटेज, और कोई नई चीज नहीं। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा आए हैं,
दूसरा ऐसा जिसके पासिंग मार्क्स से 13 नंबर ज्यादा है। तो दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है? तो आपका जवाब होगा 27 का। ये ध्यान से समझिएगा, दोनों बच्चे बॉर्डर लाइन के एक ही साइड हैं, दोनों बच्चे बॉर्डर लाइन के एक ही साइड पे 27 का डिफरेंस है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे कहता हूं कि ये बॉर्डर लाइन है पासिंग मार्क्स, एक स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स से 65 नंबर ज्यादा आए हैं और दूसरे स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स से 20 नंबर कम आए हैं, तो दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है? जे कैसे होगा सर स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स? जे नारियल पानी पी के। आप सुबह शाम नारियल पानी पीजिए और बिल्कुल पढ़ाई मत करिए, सवाल तो बिल्कुल नहीं लगाने, कंसेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ने, केवल बौखलाए हुए रहना है। पढ़ने की बजाय पढ़ने की ट्रिक ढूंढनी है। अभी 2 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटे में से 1.5 घंटा केवल पढ़ने की ट्रिक ढूंढो, पढ़ो मत, अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। दो स्टूडेंट एक स्टूडेंट के बॉर्डर लाइन से 65 नंबर ज्यादा आए हैं, दूसरे के बॉर्डर लाइन से 20 नंबर कम आए हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है? बिल्कुल सही, 85 नंबर का डिफरेंस है 85 नंबर का। ये केवल ऐसा मत समझे कि मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूं, पूरे गणित में कभी भी ऐसा होगा ना, पूरे गणित में, पूरे मैथमेटिक्स में, कि कोई चीज बॉर्डर लाइन के इधर है और कोई चीज बॉर्डर लाइन के इधर है, इनके बीच का डिफरेंस ये जो है, इनके बीच का डिफरेंस ये 85 का हो गया मेरे दोस्तों, 85 का, है ना। 65 नंबर से पास हुआ, ये 20 नंबर से फेल हुआ, तो इनके बीच का जो अंतर है ना वो 85 का है। इसको पास, इसके बराबर पहुंचने के लिए अभी 85 नंबर की छलांग चाहिए फेल वाले को, ठीक। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई वो सवाल कर लेगा। मैंने क्या बोला? परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस, ये आपको करना है। अब चलेगा मेरे दोस्तों, सवाल ढंग से समझते हैं। सवाल नंबर 33, पहला सबसे बेसिक सवाल। मुकेश बालक ही नहीं है बेटा ऐसे। एक एग्जाम में 92% स्टूडेंट पास हुए और 480 स्टूडेंट हुए फेल। तो आपसे पूछा, बताओ एग्जाम में कितने स्टूडेंट अपियर हुए? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कौन करेगा जिसका आंसर? देख रहा हूं भाई। वेरी गुड, सभी बच्चों ने कर दिया, वेरी गुड। सबसे सरल सवाल था। एक एग्जाम में 92% स्टूडेंट पास हुए, तो बाकी का 8% क्या है? वो आपकी तरह है, फेल हो गए, 8% फेल हो गए। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट कितने फेल हुए? 480। तो 8% का मतलब 480 है, तो 1% का मतलब कितना है? 60। तो टोटल कितने स्टूडेंट अपियर हुए? 100%। तो 100% के लिए 6000, ये आ गया मेरे दोस्तों, 6000 स्टूडेंट ने पेपर दिया है। ऐसे मामूली सवाल भी एग्जाम में आते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 34। ये बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? यदि 35% पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, पास होने के लिए आपको 35% नंबर चाहिए। एक स्टूडेंट के 200 नंबर आए लेकिन फिर भी वह 24 नंबर से फेल हो गया, तो आप बताओ मैक्सिमम मार्क्स क्या है? मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100% के लिए निकालनी है। पास होने के लिए एक एग्जाम में 35% नंबर चाहिए, 35%। ओके, एक स्टूडेंट बेचारा 200 नंबर लाया, फिर भी वह 24 नंबर से फेल हुआ। यानी कि अगर 200 नंबर की बजाय 24 नंबर और ज्यादा लाता, 200 से 24 नंबर और ज्यादा लाता, यानी कि 224 नंबर लाता, तो पास हो जाता। तो परसेंटेज में कितना पास? 35%। नंबर्स में कितना पास? 224, इक्वल होना चाहिए। तो 35% 224 के बराबर है। दोनों तरफ हम लोग 7 से काट लेते, काटना ही पड़ेगा, 7 से काटेंगे तो 5% कितना आ जाएगा? 7 से काट रहा हूं,
7×3 = 21, 7×2 = 24, 5% के लिए 32। 100% कितना आएगा, दोनों तरफ 20 से गुणा कर देंगे, 100% आ जाएगा 640। यानी कि 640 जो है वो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं। ये उत्तर हो गया इस सवाल का, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, सभी बच्चों को ये जो है सवाल समझ में आ गया। जतिन, जितेंद्र, शिवम, आलोक, विपिन, आशुतोष, वेरी गुड। ये बताइए अगला सवाल। भाई इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब दीजिए। ए स्टूडेंट गेट 66 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन व्हाट शी गॉट इन जर्मन। एक स्टूडेंट के 66 मार्क्स ज्यादा आए हैं मेरे दोस्तों फ्रेंच में, जो उसके जर्मन में आए हैं। यानी कि मेरे दोस्तों फ्रेंच है, ये जर्मन है। एक स्टूडेंट को जर्मन के कंपैरिजन में फ्रेंच में 66 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं, है ना। जर्मन के कंपैरिजन में फ्रेंच में 66 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं। उसके जर्मन, हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। उसके जो जर्मन मार्क्स हैं उसके फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के सम का 28% है। तो आपसे पूछा, बताइए उसके फ्रेंच मार्क्स कितने हैं। नहीं भोला प्यारे भाई, ये बताओ 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 7/25। जो बेस होता है ना वो बटे में होता है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है वो ऊपर होता है। उसके जर्मन मार्क्स जो हैं वो फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के सम का 28% है? ये चिल्वा रहे हैं मुझसे, पूछे सर कैसे पता चलेगा कौन सा बेस है। उसके जर्मन मार्क्स जो हैं वो फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के सम का 28% है। मतलब क्या है कि अगर फ्रेंच और जर्मन मार्क्स का सम 25 है ना, अगर फ्रेंच और जर्मन मार्क्स का सम 25 है तो उसके जर्मन में जो मार्क्स आए हैं वो 7। जर्मन मार्क्स अगर उसके 7 है तो फ्रेंच और जर्मन का सम 25 है, तो फ्रेंच मार्क्स कितने होंगे, 18। फ्रेंच में कितने मार्क्स होंगे, 18। रेशियो आ गई, फ्रेंच और जर्मन मार्क्स का रेशियो 18:7। आप बोलोगे जी सर, यानी कि जर्मन में अगर 7 यूनिट आए तो फ्रेंच में 18 यूनिट आए। मेरे दोस्तों तो फ्रेंच में कितने मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, 11। फ्रेंच में कितने मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, 11। सवाल में 11 की वैल्यू 66 दी है, 6 गुना, 6 टाइम्स। तो आपके फ्रेंच मार्क्स पूछे, ये भी 6 गुना हो जाएगा, 18 की वैल्यू भी 6 गुना हो जाएगी, 108। तो उसके फ्रेंच अंक जो है वो 108 है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कौन करेगा। देखिए बिल्कुल बेसिक सवाल है, लैंग्वेज को थोड़ा पकड़ के रखिए मेरे भाई लोग। यस कपिल। सत्यम कह रहे मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे सर। सत्यम जुम्मा जुम्मा 4 दिन पढ़े नहीं, अभी से मॉक्स में तोप उड़ाने लगो तुम। 6-7 महीने रुक जाओ। बालकों के मन में इतनी अशांति है कि आज एडमिशन ले और कल से नंबर आने शुरू हो जाएं, परसों से नौकरी लग जाए, ऐसे थोड़ा ना होगा। अरे भैया ये है सिंपल जिंदगी जो बच्चे सोचते हैं। रियलिटी क्या है, बालक एडमिशन लेता है, 1 महीने तक देखता रहता है कि क्या चल रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। 1 महीने बाद उसका टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठती है, 6-7 महीने सिलेबस पूरा करता है, 3-4 महीने प्रीवियसर लगाता है, एक आध महीने मॉक देता है, 10-11 महीने के बाद जाके एक बच्चा तैयार होता है। एक स्टूडेंट जो है 43% मार्क्स लाता है
और वो 72 नंबर से फेल हो जाता है। लेकिन जब वो 57% मार्क्स लाता है तो 40 मार्क्स से पास हो जाता है। तो बताइए पासिंग परसेंटेज क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, पहले बहुत डिटेल में लिख लिख के बताऊंगा हर एक चीज को। जैसे जैसे प्यारे भाई, ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन, जो स्टूडेंट इस बॉर्डर लाइन पे है वो पास है। तो एक स्टूडेंट है जो 43% मार्क्स लाता है, 72 नंबर से फेल हुआ, यानी कि 43% मार्क्स वो लेके आया है और पासिंग मार्क्स से 72 कम है, 72 कम है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर वो 57% मार्क्स लाता, अगर वो 57% मार्क्स लाता, 57%, तो वो 40 नंबर से पास हो जाता, यानी कि उसके बॉर्डर लाइन पासिंग मार्क्स से 40 ज्यादा हो जाते। तो आपसे पूछा पासिंग परसेंटेज। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कि पहले वो 43% ला रहा था, अब वो 57% लाया, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया। तो 43 से 57% हो गया, तो परसेंटेज में डिफरेंस आया सर 14%। मार्क्स में कितना डिफरेंस आया बच्चों, ये बताइए। मार्क्स में, परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया, तो आपका जवाब होगा सर 14% का। पहले 72 से फेल था, अब 40 से पास है, तो मार्क्स में कितना डिफरेंस है, -72 से 40 में पहुंच गया। 112 नंबर का गैप है कि नहीं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 14% की वैल्यू 112 है भाई। 40 और 72 को ऐड कर देंगे, एक बॉर्डर लाइन के उधर और इधर हो तो ऐड कर देते हैं, सिंपल सा। 14% के लिए 112, तो 1% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा 8। 1% की वैल्यू 8 मार्क्स है। अगर आपसे सवाल में पूछा होता टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स आप बताते 1% 8 है, 100% 800। टोटल मार्क्स आपके 800 हो जाते मेरे प्यारे भाई। चलिए, आपसे पूछा है सवाल में पासिंग परसेंटेज। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले वो टोटल मार्क्स निकालेंगे, फिर पासिंग मार्क्स निकालेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे, तब निकालेंगे पासिंग परसेंटेज। इतना समय नहीं है। मुझे ये बात पता चल गई कि 8 नंबर, 8 मार्क्स 1% के बराबर है। पासिंग परसेंटेज पूछा है तो किसी भी एक इंफॉर्मेशन को पकड़ लो जो आपको पसंद आती हो, चाहे पहली चाहे दूसरी, दोनों से आ जाएगा। स्टूडेंट 43% नंबर लाता है और 72 नंबर से फेल हो रहा है, यानी कि पासिंग परसेंटेज क्या है। पासिंग परसेंटेज है मेरे दोस्तों 43%। 43% प्लस 72 मार्क्स है पासिंग परसेंटेज मेरे प्यारे भाई, यही तो पासिंग। 43% से 72 नंबर और ज्यादा चाहिए पास होने के लिए। क्लियर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अगर 8 नंबर 1% के बराबर है तो 72 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, तो 9 से गुणा करेंगे। 72 नंबर 9% के बराबर नहीं हो गया। 8 नंबर अगर 1% के बराबर है तो 72 मार्क्स तो 9% के बराबर हो गया। बेटा परसेंटेज से डरने की जरूरत नहीं, परसेंटेज भी एक इंसान है हमारी तुम्हारी तरह। तो यानी कि पास होने के लिए 43 प्लस 9 52% नंबर चाहिए। 52% पासिंग मार्क्स है, ऐसे करना है। क्लियर। सभी को समझ में आया होगा। अब जैसे ये सवाल करके बताइए, सवाल नंबर 37। अच्छा ये करो पहले 38 नंबर, फटाफट बिना पेन उठाए जल्दी से। When a student score 28% marks, then he is failed by 58 marks. जब एक स्टूडेंट 28% नंबर लाता है तो 58 नंबर से फेल होता है मेरे प्यारे भाई। लेकिन जब वो 41% नंबर लाता है तो वो 6 मार्क्स से फेल होता है। दोनों केस में फेल हो रहा है भाई। पहले वो 58 नंबर से फेल हो रहा था, अब वो 6 नंबर से फेल हो रहा है। दोनों में बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है। तो आपसे पूछा पासिंग परसेंटेज क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहले एक स्टूडेंट 28% नंबर ला रहा था, अब 41% नंबर ला रहा है, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया। 41% में से 28% घटाएंगे, 13% का डिफरेंस आया। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है 13%। मार्क्स में कितना डिफरेंस है भाई। पहले आप 58 मार्क्स से फेल हो रहे थे, आज 6 से फेल हो रहे हो। पहले 58 नंबर से फेल हो रहे थे, बॉर्डर लाइन है, पहले 58 से फेल हो रहे थे,
आज 6 मार्क्स से फेल हो रहे हो, तो डिफरेंस कितने का? 52 मार्क्स का ही तो डिफरेंस आया। तो 13% की वैल्यू 52 नंबर के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 4 नंबर के बराबर है दोस्तों, 4। बात समझ में आई? क्लियर और नोट? दोनों में बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है। अब मेरे प्यारे भाई, सवाल में पूछा पासिंग परसेंटेज। चाहे पहली इंफॉर्मेशन यूज कर लो, चाहे दूसरी छाप के, मेरी खुशी होती है, मेरी जो चॉइस होती है आसान डाटा वाली। अगर 41% वो स्टूडेंट ला रहा है, तो 6 नंबर से फेल हो रहा है, 6 नंबर से। यानी कि पास होने के लिए 41% में 6 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए। आप बोलोगे जी सर, पास होने के लिए 41% में 6 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही। 41% में 6 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, पासिंग परसेंटेज है। अगर 4 नंबर 1% के बराबर हैं, 4 नंबर दोस्तों 1% के बराबर है, तो 6 नंबर कितना? 1.5 से गुणा कर दो, 6 नंबर 1.5% के बराबर हो गया। तो कितने पे पास होगा? 42.5%। 41 प्लस 1.5, 42.5% होगा पासिंग परसेंटेज। सभी स्टूडेंट को ये बात अच्छी से समझ में आई है? और सवाल नंबर 37 करके बताइए मेरे दोस्तों, अब आप लोग जल्दी से। एसी तो ज्यादा ही ठंडा कर रहा है, कल तो कर ही नहीं रहा था, आज तो ही शिमला बना रहा है। अरे बच्चों, आपको समझ आ रहा है ना? पता नहीं मुझे तुमसे इतना डर क्यों लगने लगा है कि आपको समझ आया होगा कि नहीं आया होगा। क्या मैं सही एक्सप्लेन कर रहा हूं? वाई यू आर नॉट पढ़िंग सिंसियरली? How could a student starting preparing 2-3 months ago be compared to a student who is preparing for more than 2 years? The competition is tough. अनुराग, नो, आपका सवाल ही गलत है। स्टूडेंट कितने टाइम से तैयारी कर रहा है, कितना नया है, कितना पुराना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसने अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में 9th 10th 11th 12th वो कितना सिंसियर रहा था। इस बात को कहने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी टीचर इस बात को नहीं कहता, क्योंकि उससे उनके एडमिशन्स पे फर्क पड़ता है। मैं सीधा सीधा कहता हूं, जो स्टूडेंट बचपन में 9 10th 11th 12th में अच्छे से मेहनत करता है, मैथमेटिक्स साइंस से पढ़ा हुआ होता है, उसको ही सरकारी नौकरी लगना आसान है, उसको कम मेहनत की जरूरत पड़ेगी। बच्चे 3-3 4-4 5-5 6-6 साल तक, 8-8 10-10 साल तक भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, इसी वजह से, क्योंकि उनके बचपन के पाप इतने ज्यादा हैं कि उनको धुलने में ही 2-3 साल लग जाते हैं। देखो, अगला सवाल ही बताइए। टीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अब कुछ ए बोल रहे, कुछ बी, कुछ सी, कुछ डी, ऐसे थोड़ा ना होगा, एक बार में सही बताइए। एक कैंडिडेट स्कोरिंग X% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाई ए मार्क्स। एक कैंडिडेट के एग्जाम में X% मार्क्स आते हैं और वो ए नंबर से फेल हो गया, यानी कि बॉर्डर लाइन से ए नंबर कम है। वाइल अनदर कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट है जिसके Y% मार्क्स आते हैं, गेट्स बी मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स। उसके मिनिमम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से बी नंबर ज्यादा आए हैं इसके। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं एग्जामिनेशन के, 100% के लिए पूछी है। तो भाई एक स्टूडेंट बी मार्क्स से फेल हो रहा है, पास हो रहा है, दूसरा ए मार्क्स से फेल हो रहा है, तो दोनों स्टूडेंट के मार्क्स में कितना डिफरेंस है? ये प्लस बी है, ये माइनस ए है, तो डिफरेंस है बी प्लस ए। एक बॉर्डर लाइन के उधर है, एक बी नंबर से पास, एक ए नंबर से फेल, तो डिफरेंस क्या आएगा? बी प्लस ए। अभी मेरे दोस्तों, पहला स्टूडेंट X% मार्क्स ला रहा है, दूसरा ये Y%। जो पास वाला है, जाहिर सी बात उसकी ज्यादा होगी परसेंटेज, फेल वाले की कम होगी। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? Y - X%।
पास वाला y% ला रहा है, फेल वाला x% ला रहा है, तो परसेंटेज में y माइनस एक्स परसेंटेज का डिफरेंस, मार्क्स में डिफरेंस है ये। क्लियर, सभी को समझ में आया? तो यहां से गलती मत करिएगा, अरे पास वाले की परसेंटेज ज्यादा होगी, फेल वाले की कम, पास में से घटाना होगा। यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर जी ये b+a को अपन लोग a+b लिख सकते हैं बटे y माइनस एक्स, ये 1% की वैल्यू है। यहां से आप 100% की वैल्यू पूछिए ना, टोटल मार्क्स 100% की वैल्यू पूछिए तो 100 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, a+b अपॉन y माइनस एक्स इंटू 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाए। बिल्कुल ही बेसिक सवाल है। अरे क्लियर है दोस्त? नेक्स्ट आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा जी, ये सवाल नंबर 39। हाँ जी बताइएगा। गीता स्कोर 30% एंड फेल्ड बाई 50 मार्क्स। गीता ने 30% नंबर लिए, 50 नंबर से फेल हो गई, जबकि संदीप के 45% नंबर आए, जो कि 25 मार्क्स गॉट 25 मार्क्स देन दी मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग, 25 मार्क्स मोर लिख लीजिएगा। पच्चीस मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गॉट इफ ही स्कोर्ड 64% मार्क्स? बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन, कौन करेगा जी? हर एक एग्जाम में भर भर के आता है मार्क्स वाले सवाल। गीता के 30% नंबर आए, 50 नंबर से फेल होगी बेचारी। संदीप के 45% नंबर आए और उसके पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा आए। तो बताओ परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? इसके 30% आए, इसके 45% आए, परसेंटेज में 15% का डिफरेंस है। गीता बेचारी गणित के पेपर में फेल हो गई, कितने? 50 नंबर से। इस संदीप उछल उछल के पास हो गया 25 नंबर से। तो मार्क्स में कितना डिफरेंस है? 75 का। तो 15% की वैल्यू 75, 1% की वैल्यू 5। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, बताओ विमल के कितने नंबर है अगर उसका स्कोर 64% रहा है? अगर 1% की वैल्यू 5 है, 64% की वैल्यू पूछी जाए तो 64 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, तो 320, 320 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। करेक्ट। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये प्री के पेपर का सवाल है, पूछा हुआ। ये बताइए सवाल नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा? जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसकी 3 नौकरी लगेंगी। अभी आप लोगों को झेलने के लिए मैं एक यंत्र लाके रखा हूं। आप लोगों ने देखा मेरा यंत्र? इससे मुझे शांति मिलती है। आपके जो विचार, जो आपके मुख से निकलते हुए माहौल को दूषित करते हैं, उसे मैं पवित्र कर देता हूं इससे। वेरी गुड। ये है शेर बालक, देखते उत्तर बता देते हैं 1020। आप क्यों नहीं कर पाते इनकी तरह? वेरी गुड। लड़कियां भी बता रही हैं, तनु, शिल्पा, वेरी गुड। यस प्रियंका, रेशियो से होगा। एक हजार बीस आए, देखिए प्यार से समझने की कोशिश करेगा प्यारे बच्चे, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। एक एग्जाम में ए के मार्क्स बी से 10% ज्यादा हैं और बी के मार्क्स सी से 20% ज्यादा हैं और सी के मार्क्स डी से 32% कम हैं। अगर ए के मार्क्स सी से 272 ज्यादा आए हैं तो आपसे पूछे बी के मार्क्स क्या हैं। अगर आप इस सवाल की लास्ट लाइन को देखो तो सवाल में क्या दे रखा है?
सवाल में ए के मार्क्स सी से 272 ज्यादा आए हैं और बी के मार्क्स पूछे, यानी कि इस सवाल में डी के बारे में कुछ नहीं पूछा गया, न डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो इस लाइन की आपको कोई जरूरत नहीं है। सवाल केवल ए बी सी का यूज करके ही हो जाएगा, आपको डी की कोई जरूरत नहीं। जब डी की कोई जरूरत ही नहीं है, बेवजह कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि बच्चे उसमें उलझे रहे, अपना टाइम खराब कर लें। भाई भाई 3 स्टूडेंट है मेरे दोस्तों, ए बी सी। ए के मार्क्स बी से 10% ज्यादा आए। 10% का मतलब 1/10। बी के मार्क्स 10 है तो ए के 11 मार्क्स आए। अरे कम से कम ये बात तो समझ में आती होगी। और बी के जो मार्क्स हैं, बी के जो मार्क्स है वो सी से 20% ज्यादा है। 20% के लो 1/5। बी के मार्क्स सी से 20% ज्यादा है, 1/5। यानी कि अगर सी के मार्क्स 5 हैं तो बी के मार्क्स 6 हैं। ये हो गया मेरे दोस्तों क्लियर। तो आपको दो अलग अलग रेशियो दिया, आपको ए रेशियो बी दिया, आपको बी रेशियो सी दिया है। ए रेशियो बी 11:10, बी रेशियो सी 6:5। इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है। अब कंबाइंड कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, दोनों जगह बी कॉमन है। या बी के मार्क्स 10 हैं या बी के मार्क्स 6 हैं, तो 10 और 6 को सेम बनाना होगा। रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 और 6 को सेम बनाना, 10 और 6 का एलसीएम 30 होता है। 30 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दो। 11:10 है, 3 से गुणा करेंगे 33:30। अगर ए के मार्क्स मेरे प्यारे भी 33 हैं तो बी के मार्क्स कितने, 30। भाई यहां बी को 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा पूरे रेशियो को। 5×30, 5×5 25। अगर बी के मार्क्स 30 करोगे 5 से गुणा करके तो सी के कितने हो जाएंगे, 25, है नहीं। 5×30, 5×5 25। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। क्या इसमें कोई समस्या? 33:30:25। क्या इस क्लास में पढ़ने वाला कोई बालक ऐसा है जिसको ये बात ना समझ में आई हो? बोलो। गोलू तुझे आ गई? यस, गोलू ने कर भी दिया। ए के मार्क्स सी से 272 ज्यादा आए हैं, तो ए के मार्क्स सी से कितने ज्यादा हैं? ए के नंबर 33 हैं, सी के 25 हैं, तो ए के मार्क्स सी से 8 यूनिट एक्स्ट्रा है। सवाल में 8 यूनिट के लिए 272 नंबर दिए, कितने गुना? तो एक की वैल्यू आ जाएगी 8×3=24, 8×4=32, एक की वैल्यू 34 यूनिट। क्लियर? तो आपसे पूछा है बी के मार्क्स। बी के मार्क्स यानी कि 30 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 30 यूनिट कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू 34 आई है, तो 30 यूनिट की वैल्यू 30×34, यानी कि 1020। 1020। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 41। ये आसानी है आपके सामने, करिए जल्दी से, फटाफट करिए। 10 सेकंड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इस साल के मेंस में भी एग्जाम का सवाल आया था, वो शीट में डाल नहीं पाया मैं, मिसलेनियस में डाल दूंगा, कोई बात नहीं। सर 4 का रेशियो कैसे बैलेंस करेंगे प्लीज? राहुल मैं बताऊंगा जब मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एक एग्जाम में ए को बी से 25% नंबर ज्यादा मिले, बी को सी से 10% कम मिले, सी को डी से 25% ज्यादा मिले, डी को 500 में से 320 नंबर मिले हैं, तो आप बताओ ए को कितने मिले हैं? तो इस सवाल में इतनी इजी परसेंटेज और इतना सिंपल डाटा है, मैं क्या ही बताऊं। और आंसर मार्क्स में पूछा है। बट डी के कितने मार्क्स आए? डी के मार्क्स आए हैं 320, और सी के मार्क्स डी से 25% ज्यादा है। सी के मार्क्स डी से 25% ज्यादा, 320 का 25% 80 होता है, तो सी के मार्क्स आएंगे 400। बी के मार्क्स सी से 10% कम है, 400 को 10% कम करोगे ना 40, 360। बी के नंबर आगे 360। ए के जो नंबर है वो बी से 25% ज्यादा है। 360 का 360 का 25%, एक 25% नहीं दिखना चाहिए, एक चौथाई दिखना चाहिए, 90 है। तो ए के मार्क्स 360 + 90 450 हो गए। ये उत्तर है। इस सवाल में कुछ था ही नहीं, घटिया सवाल। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने आएगा जी 42। ये बोलो।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टेक्निकल सवाल, बताइए जल्दी से। Meena scores 40% in an examination and after review, even though her score is increased by 50%, she fails by 35 marks. If her post-review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. The percentage score needed for passing the examination is। देखिए सवाल ढंग से समझिएगा। मीना के एक एग्जाम में 40% नंबर आते हैं। अब उसने क्या किया, प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गई और उसने अपनी कॉपी को रीचेक कराया। रिव्यू के बाद उसका स्कोर 50% बढ़ गया। तो 40% को 50% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 60%। आधे बच्चों को यह नहीं पता कि परसेंटेज भी परसेंटेज से बढ़ जाती है ना। 40% को 50% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये 40% आपको एक नंबर की तरह दिखना चाहिए। 40% को 50% क्या होता है, आधा। 40% का आधा 20%। 40% को 50% बढ़ाओगे तो 90 मत कर देना कि 40 + 50 90 है, ऐसा नहीं है। 40% को 50% बढ़ाना है, यानी कि 40% का 50% निकालो, 20%। 20% बढ़ाइए 60% हो जाएगा। तो 40% मार्क्स थे, 50% बढ़ गए 60% हो जाएंगे। ठीक है, 60% हो गया, 35 मार्क्स से फेल है। वो कितने नंबर से, 35 नंबर से फेल है, बॉर्डर लाइन से 35 नंबर कम है। अब मेरे दोस्तों उसने प्रिंसिपल में घूसा मारा, प्रिंसिपल ने कॉपी दोबारा चेक करवाई। इफ आर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाई 20%, उसका पोस्ट रिव्यू स्कोर 20% बढ़ गया। 60% था, 60% का 20% कितना होता है, 60 का 0.2 गुना करोगे 12, 12% बढ़ाओगे 72। तो अब उसका स्कोर हो गया 72%। अब मेरे दोस्तों उसके पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा हो गए। पासिंग मार्क्स से कितने, 7 नंबर ज्यादा हो गए। तो अब बताइए कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, करिए। 60% लाके फेल हो रही है, 72% से लाके पासिंग मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं। तो पासिंग मार्क्स जो भी होंगे वो 60 और 72 के कहीं ना कहीं बीच में आना चाहिए। 60 और 72 के बीच में एक ही ऑप्शन है 70। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व भी हो जाएगा। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, तो आपका जवाब होगा सर परसेंटेज में डिफरेंस है 12% का। मार्क्स में कितना डिफरेंस है, मार्क्स में डिफरेंस है सर, पहले 35 से फेल थे, अब 7 से पास है 42 का। तो दोनों तरफ 6 से कट जाएगा, तो 2% की वैल्यू आ जाएगी 7 नंबर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 2% की वैल्यू 7 नंबर के बराबर आई है। अब ध्यान से सुनेगा, चाहे पहला केस ले लो चाहे दूसरा केस ले लो, इच्छा आपकी। वो 72% नंबर लाती है, 72% नंबर लाती है, जो कि पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा हैं। तो पास होने के लिए 7 नंबर कम भी लाती तो पास हो जाती। ये आपके पासिंग मार्क्स हैं। 7 नंबर कितने के बराबर है, 7 नंबर 2% के बराबर है। तो पासिंग परसेंटेज कितनी है, 70%। उससे क्या होगा सुधीर, अंजलि कह रहे हैं सर 60 कैसे आया। अंजलि 40% को 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास 40 है, 40%, सॉरी 40% को 50% बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा बेटा, 50% का मतलब होता है आधा। 40% का आधा बढ़ाइए, 40% प्लस 40% का भी 50%, 40% का 50% आधा, 20% और बढ़ाओगे 60% हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ये बताइएगा। सवाल नंबर 43, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद एक कंसेप्ट समझाऊंगा डिटेल में, डेविएशन मेथड, जल्दी से। शिवम हाँ बताओ।
प्रसंग कह रहे सर बहुत तेज पढ़ाते, प्लीज थोड़ा धीरे पढ़ाए। प्रसंग, क्लास शुरू हुए 70 मिनट बीत चुकी है और 70 मिनट में मुश्किल से 13-14 सवाल हुए होंगे। अगर आपको ये फास्ट लगता है, आप सरकारी नौकरी के सपने छोड़ दीजिए। इतने ऐसे तो सिलेबस ही फिर 2 साल में पूरा होगा भाई। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो। जब इतना ठप दिमाग था तो क्यों नौकरी में आए, क्यों तैयारी कर रहे हो? नहीं शिवम, ऐसे नहीं होता। ऐसे कैसे 7 का मल्टीपल चेक कर लोगे? हाँ जी, ये बताइए। इन द फाइनल एग्जाम में विष्णु स्कोर 52% एंड आशा स्कोर 64%. The marks obtained by Vishnu is 23 less and that by Asa is 34 more than marks obtained by Ramesh. विष्णु द्वारा प्राप्त अंक 23 कम है और आशा द्वारा प्राप्त अंक रमेश द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 34 अधिक है। ओके। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता हु स्कोर्ड 84% इज। चलिए ये बताइए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। थोड़ा ध्यान से और टेक्निकली सोचिए। फाइनल एग्जाम में विष्णु के 52% नंबर आए, आशा के 64%। तो दो बंदे, विष्णु और आशा। विष्णु के कितने नंबर आए? 52%। और आशा के कितने नंबर आए? तो आपका जवाब होगा सर आशा के नंबर आए 64%। आपको समझाने के लिए लिखूंगा मैं केवल, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु इज 23 लेस एंड दैट बाय आशा इज 34 मोर देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। विष्णु के जो मार्क्स हैं वो रमेश से 23 कम हैं और आशा के जो मार्क्स है वो रमेश से 34 ज्यादा है। सवाल की लैंग्वेज को पढ़िए मेरे दोस्तों, जैसे कोई थर्ड बंदा है रमेश। कुछ नहीं समझ में आए तो सवाल की लैंग्वेज को बार बार पढ़ते रहो। विष्णु के जो मार्क्स है मेरे दोस्तों वो रमेश के मार्क्स से 23 कम है और आशा के जो मार्क्स है वो रमेश के मार्क्स से 34 ज्यादा हैं। विष्णु के मार्क्स रमेश से कितना कम है? 23 कम है। और आशा के जो मार्क्स है वो रमेश से कितना? 34 ज्यादा है मेरे दोस्तों। तो क्या आप लोगों में से कोई मुझे विष्णु और आशा के मार्क्स का डिफरेंस बता सकता है? क्या आप लोगों में से कोई विद्यार्थी मुझे विष्णु और आशा के मार्क्स में डिफरेंस बताएगा? हां बिल्कुल सही। विष्णु के मार्क्स, भाई ऐसे समझो, मैं एक स्टूडेंट हूं रमेश, आपके नंबर मुझसे 20 ज्यादा है और आपके नंबर मुझसे 60 ज्यादा है। दोनों में कितना डिफरेंस है? आपके नंबर मुझसे 60 ज्यादा है, आपके 20 ज्यादा है, तो दोनों के बीच में तो 60 माइनस 20 40 का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही भाई इसके मार्क्स रमेश से 23 ज्यादा है, इसके मार्क्स 34 ज्यादा है रमेश से, तो विष्णु और आशा के बीच मार्क्स में कितना डिफरेंस आ जाएगा? 34 और माइनस 23 तो आ जाएगा 57 नंबर का डिफरेंस। आप बोलोगे जी 57 नंबर का। जबकि मार्क्स में कितना डिफरेंस है, परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? विष्णु के 52% है, आशा के 64%, डिफरेंस है 12% का। तो सवाल में 12% की वैल्यू 57 मार्क्स के बराबर दिए 57 मार्क्स के। कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पूछा है बताओ गीता का स्कोर कितना होगा अगर गीता ने 84% मार्क्स लिए हैं। गीता ने 84% मार्क्स लिए मेरे प्यारे भाई, 84%। 12% की वैल्यू 57 है, तो 84% की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? 7 से गुणा करेंगे, 7 से, तो आपका जवाब होगा सर मल्टीप्लाई बाई 7। 7 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई बाई 7, 350 और 49, 399। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई?
मुझे लगता है मेरे दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। हम्म, ओके मेरे दोस्त। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे दोस्त, मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल एक ऐसा कंसेप्ट निकालूंगा मेरे प्यारे भाई, जो आपकी जिंदगी बदल देगा, आपके सोचने का तरीका बदल देगा। डेविएशन, कोई अध्यापक इसको इस पे इतना जोर नहीं देता, इतना डिटेल में नहीं बताते, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सवाल पूरे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के बहुत सारे सवालों को बहुत चुटकियों में खत्म कर देता है। डेविएशन, हिंदी में विचलन कहते हैं। एक ऐसी चीज मेरे दोस्तों जो हर जगह अप्लाई होती है बहुत प्रेम भाव के साथ। और हम इसको कैसे करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। डेविएशन मेथड, बहुत प्यार से। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूंगा मेरे दोस्त, छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भाई दो नंबर हैं एक्स, दो नंबर है मेरे प्यारे भाई एक्स और वाई। दो नंबर है मेरे दोस्तों एक्स और वाई, क्लियरली समझना मेरे प्यारे भाई। दो नंबर एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई। एक्स का जो मान है मेरे दोस्तों, एक्स का मान है 4100, 3100। एक्स का मान है मेरे प्यारे भाई 3100 और वाई का मान है मेरे दोस्तों 1900। दो नंबर एक्स और वाई हैं, एक्स का मान 3100 है, वाई का मान 1900 है। आप बोलोगे जी सर ये बात हमें समझ में आ गई, एक्स का मान 3100 है, वाई का मान 1900 है। ठीक है भाई मेरे दोस्तों, एक्स की जो वैल्यू है, एक्स का जो मान है मेरे प्यारे भाई, वो कितना 17% बढ़ गया, ये 16% बढ़ गया। एक्स की वैल्यू 16% बढ़ गई, 16%। और वाई की जो वैल्यू मेरे प्यारे भाई वो 21% बढ़ गई, 21%। एक्स का मान 16% बढ़ गया, वाई का मान 21% बढ़ गया। आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई कि एक्स प्लस वाई अगर ऐसा हुआ तो एक्स प्लस वाई कितने परसेंट बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों, एक्स प्लस वाई कितने परसेंट बढ़ जाएगा? कोई जवाब देने वाला बचा है मेरे दोस्तों इस क्लास में? कितने परसेंट बढ़ जाएगा, जवाब दो। एक ही चीज है विकल्प। क्या आप मेरा क्वेश्चन समझे? देखिए डेविएशन एक ऐसा तरीका है जो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के काम आता है। ओवरऑल इफेक्ट, ध्यान सुनेगा। जैसे ओवर, ये कैसे कैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एक क्लास में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। ये लड़कों का एवरेज स्कोर है, ये लड़कियों का एवरेज स्कोर है। बताओ पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा मेरे दोस्तों? ये एक्स है, ये वाई है। एक्स में परसेंटेज चेंज हुआ, एक्स में परसेंटेज चेंज हुआ, वाई में परसेंटेज चेंज हुआ। बताओ एक्स प्लस वाई में परसेंटेज चेंज क्या हुआ? क्लियर है? ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज के एवरेज मार्क्स हैं, ये गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं। बताओ पूरी क्लास बॉयज और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स क्या हैं? समझ में आया? ये राइस है, ये दाल है भाई। राइस की कीमत इतने परसेंट बढ़ गई, दाल की कीमत इतने परसेंट बढ़ गई। तो बताओ राइस प्लस दाल पे कुल खर्चा कितने परसेंट बढ़ गया? तो ये हर एक उस सवाल में लगेगा जहां आपको ओवरऑल इफेक्ट, टोटल इफेक्ट आपको निकालना हो। ये हर एक उस सवाल में लग जाएगा जहां आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो मेरे दोस्तों। प्लस का मतलब ओवरऑल इफेक्ट जहां आपको निकालना हो, ये हर एक उस सवाल में लग जाएगा। क्लियर है? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चे, प्यार से। एक्स का मान 3100 है, वाई का मान 1900 है। एक्स 16% बढ़ गया, वाई 21% बढ़ गया। बताइए एक्स प्लस वाई कितने परसेंट बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे हैं, सर 16-21 का एवरेज ले लो, जोड़ के आधा कर दो। ऐसा नहीं होता। परसेंटेज निकालने के लिए चाहिए आपको बेस वैल्यू। क्या चाहिए? बेस वैल्यू चाहिए मेरे दोस्तों। कितने परसेंट बढ़ा मेरे दोस्त? एक बात बताइए, इनिशियल शुरुआत में मेरे दोस्तों मेरा सवाल यह है कि x प्लस वाई कितने परसेंट बढ़ गया?
एक्स प्लस वाई कितने परसेंट बढ़ गया, सवाल मेरा ये। तो आप बताओ शुरुआत में एक्स प्लस वाई कितना, इनिशियल मेरे दोस्तों एक्स प्लस वाई कितना है भाई, एक्स का मान 3100 है और वाई का मान 1900 है। आप बोलोगे जी सर 3100 प्लस 1900 यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इनिशियल यही है एक्स प्लस वाई। बढ़ा कितना, एक्स कितना बढ़ा मेरे प्यारे में, तो आपका जवाब होगा सर एक्स बढ़ा 3100 का 16%, 3100 का 16%। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा मेरे दोस्तों, 16 तिया 48, 480 और 16 496, तो एक्स बढ़ा 496। वाई कितना बढ़ा, 1900 का 21%, तो वाई बढ़ा मेरे प्यारे भाई 1900 का 21%। कितना आएगा, ये परसेंटेज से जीरो चला जाएगा मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा 380 और 19 399, 399। आप बोलोगे जी सर, तो एक्स कितना बढ़ा 496, वाई कितना बढ़ा 399, तो एक्स प्लस वाई टोटल कितना बढ़ा, एक्स का मान 496 बढ़ा, वाई का मान 399 बढ़ा, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी बढ़ी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी बढ़ी, तो आप बोलोगे जी सर एक्स प्लस वाई की वैल्यू इतनी बढ़ी। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट, बस परसेंटेज चेंज ऐसे ही तो निकालते हैं, परसेंटेज चेंज ऐसे ही तो निकालते मेरे प्यारे भाई मेरे सुंदर दोस्त, कि शुरुआत में कितनी वैल्यू थी, इनिशियल कितनी वैल्यू थी और कितनी वैल्यू मेरे दोस्तों बढ़ गई, कितनी वैल्यू मेरे प्यारे भाई बढ़ गई। ठीक, आप बोलोगे जी सर, और परसेंटेज में निकालना है तो हम लोग इसको इंटू 100% कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे जी सर इक्वल टू 496 में 395 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा भाई 895 बटे 3100 प्लस 1900 5000 इंटू 100%, यह आ जाएगा भाई। यहां पे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे ना, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35 अभी, और 4 5 राम 45, 17.9% आएगा, 17.9% बढ़ गया। एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 17.9% बढ़ गई, 17.9%। क्या इसमें किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है? हां जी जवाब दीजिए। ये बिल्कुल बेसिक है मेरे दोस्त, बिल्कुल बेसिक। नहीं राजा, तो फिर कोई फायदा नहीं कहीं से भी। ये यानी कि एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू वो कितनी बढ़ गई, 17.9%, इसमें कोई डाउट है? ये बिल्कुल बेसिक है, प्योर। तो अब मैंने आपको बस ये इसलिए समझाया कि ओवरऑल चेंज निकालते कैसे हैं। इतना करोगे तो आपकी नौकरी खत्म, इतना नहीं करना है। जब आपको आंसर परसेंटेज में ही निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। प्यार से समझने की कोशिश करेगा, परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में ही रहने दीजिए मेरे दोस्त। एक्स का मान कितना है 3100, वाई का मान है मेरे दोस्तों 1900, तो 3100 प्लस 1900 ये इनिशियल वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, इनिशियल वैल्यू। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 3100 प्लस 1900। एक्स कितना बढ़ा मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर एक्स बढ़ा है 3100 का 16%, 3100 का 16% एक्स बढ़ा है। वाई कितना बढ़ा है सर, वाई बढ़ा है 1900 का 21%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 1900 का 21%। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो इनिशियल वैल्यू मेरे दोस्तों ये थी, इनिशियल अभी मेरे प्यारे बच्चों, और बढ़ी कितनी मेरे दोस्तों, ये बढ़ी मेरे प्यारे भाई ये। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। इनिशियल वैल्यू मेरे दोस्तों ये थी और बढ़ी कितनी मेरे प्यारे बच्चे ये। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे मेरे दोस्तों यहां से डायरेक्ट। ठीक है, अगर आप यहां पे ध्यान से लॉजिकली देखो तो ऊपर नीचे से 2 जीरो कैंसल आउट हो जा रहा है, 2 जीरो कैंसल आउट हो जा रहा है मेरे प्यारे भाई। क्लियर?
31 प्लस 19 मेरे दोस्तों कितना आ गया? तो आपका जवाब होगा सर नीचे आ गया जी ये 50, 50। और मेरे प्यारे भाई ऊपर कितना आ गया? ऊपर आ जाएगा मेरे दोस्तों 895। तो 895% बटे 50 से कितना आ गया? 17.7%। 17.9। क्लियर? एक एक स्टेप में समझाऊंगा कि कैसे चीजों को छोटा करा जाता है। आपको जब परसेंटेज में ही निकालना है तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको परसेंटेज में ही लिखिए मेरे दोस्त। आपने एक चीज गौर करी कि मेरे दोस्तों यहां परसेंटेज चेंज निकालो। परसेंटेज चेंज किसको बेस मान के निकाला जाता है? परसेंटेज चेंज हमेशा बेस वैल्यू को, हमेशा इनिशियल वैल्यू को बेस मान के निकाला जाता है। जब आपने यहां पे परसेंटेज चेंज निकाला, ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकाला, तो ऊपर नीचे से 2 जीरो कट गया, ऊपर नीचे से 2 जीरो सिंप्लीफाई हो गया मेरे प्यारे भाई, ये कैंसल आउट हो गया। तो इसको लिखने की जरूरत क्या है? अगर आपको कभी भी ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना हो, कभी भी अगर आपको ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना हो, तो जो भी बेस वैल्यू है, जिसको बेस मान के आप परसेंटेज चेंज निकाल रहे हो, आप उसका रेशियो ले लिया करो मेरे प्यारे भाई पहले ही। आप उसका पहले ही रेशियो ले लिया करो। आपको 3100 1900 लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसका पहले, ये लाइन भी खत्म हो जाएगी, आप उसका पहले ही रेशियो ले लिया करो। जब यानी कि आपको ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालने के लिए कभी भी एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको बेस वैल्यू का रेशियो पता है कि सर दो संख्याएं एक्स और वाई का रेशियो 31:19 है, चाहे एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो, एक्स 16% बढ़ गया, वाई 21% बढ़ गया, बताओ ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो फर्स्ट तरीका है मेरे दोस्तों, इसको मैं कहता हूं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेरे प्यारे भाई, वेटेड एवरेज। जब डाटा बहुत ज्यादा आसान है तो इसी से करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। वेटेड एवरेज मेरे दोस्तों, एक्स कितना है 31, वाई कितना है 19, तो एक्स प्लस वाई का, आपसे मैं सवाल में क्या पूछ रहा हूं कि एक्स प्लस वाई कितने परसेंट बढ़ गया, तो एक्स प्लस वाई की इनिशियल वैल्यू कितनी है 50। तरीका नंबर 1 वेटेड एवरेज, एक्स प्लस वाई की इनिशियल वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों 50। एक्स कितना बढ़ा? एक्स बढ़ा 31 का 16%। एक्स कितना बढ़ा? तो आपका जवाब होगा सर एक्स बढ़ा 31 का 16%। अभी मेरे दोस्तों प्लस वाई कितना बढ़ा है? तो आप डायरेक्ट कहेंगे सर वाई बढ़ा है 19 का 21%। वाई बढ़ा है मेरे प्यारे भाई 19 का 21%। तो इतनी वैल्यू बढ़ी मेरे दोस्तों, बस मैंने इसको डेसिमल में ना लिख के सीधा परसेंटेज में ही रहने दिया और आंसर आपका परसेंटेज में ही आ जाएगा 50 पर। बेस कितना है 50, तो इसको कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट 17.9% आ जाएगा। ये मेरे दोस्तों आपका सबसे सिंपल है, इसको हम कहेंगे वेटेड एवरेज। जब हम सिंपल कैलकुलेट करते हैं, अगर डाटा आसान है, 895 कैसे लिख दिए? अरे भाई इनकी गुणा नहीं कर सकता क्या? 31 की 16 में गुणा करोगे 496, या 19 की 21 में गुणा करोगे 399, इन दोनों को जोड़ोगे 895 आएगा। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं कि कैसे हुआ ये? अरे भाई हाँ है ना, कुछ तो बोलो। बेटा भावेश, ऊपर नीचे से 2 जीरो सिंप्लीफाई हो गया ना रेशियो में। जितने भी बच्चे लेक्चर पढ़ रहे हैं, क्या इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है वेटेड एवरेज क्या होता है? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करेगा। नाउ सेकंड मेरे दोस्त परसेंटेज ब्रेक मेथड, सेकंड परसेंटेज ब्रेक मेथड, बहुत ही प्यार से इसको समझिएगा, बहुत प्यार से। आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल वे में आप कर देंगे। दो संख्याएं एक्स और वाई हैं, एक्स का मान 31 है, वाई का मान 19 है। एक्स कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? एक्स बढ़ गया 16%। एक्स कितना बढ़ गया? 16% मेरे प्यारे भाई। वाई कितना बढ़ा है? वाई बढ़ा 21%। आप बोलोगे जी सर
क्या इस 21% को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 16% प्लस 5%, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 16 5 21 होता है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, इसको छुपा लो। एक्स भी 16% बढ़ा, वाई भी 16% बढ़ा, तो ओवरऑल भी 16% ही बढ़ना चाहिए। ओवरऑल भी 16% ही बढ़ना चाहिए। एक्स भी 16% बढ़ा, वाई भी 16% बढ़ा, तो ओवरऑल भी 16% बढ़ना चाहिए एक्स प्लस वाई। भाई अगर एक्स 16% बढ़ रहा है, वाई 16% बढ़ रहा है, तो एक्स प्लस वाई भी 16% ही बढ़ना चाहिए, सिखाया मैंने। लेकिन लेकिन हुआ क्या? लेकिन वाई जो है 5% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। ये जो वाई है, ये जो वाई है मेरे दोस्तों, ये 19 रुपए का, 19 का 5%, वाई जो है मेरे दोस्तों, ये 19 का 5% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है मेरे दोस्तों, एक्स्ट्रा। वाई जो है मेरे प्यारे भाई ये एक्स्ट्रा बढ़ा। आप बोलोगे जी सर ये एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है मेरे दोस्तों वाई, केक कटेगा तो सब में बटेगा, सारे लोगों में इक्वल इक्वल बांटना है। अगर एक्स 16% बढ़ा है तो वाई भी 16% बढ़ा है। ओवरऑल भी एक्स प्लस वाई 16% ही बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो वाई है 5% एक्स्ट्रा बढ़ा है। वाई 19 था, 19 का 5% एक्स्ट्रा बढ़ा है मेरे दोस्तों। दिस इज एक्स्ट्रा। जो भी एक्स्ट्रा आया है मेरे दोस्तों, इसको सारे लोगों में, सारी इनिशियल वैल्यू में बांटना है। इनिशियल वैल्यू है कितनी? अभी एक्स प्लस वाई का टोटल मान है कितना? एक्स प्लस वाई का टोटल मान है सर 31 प्लस 19 50। 50 लोगों में इक्वल इक्वल बांटना है, बटे 50। आप बोलोगे जी सर जो भी एक्स्ट्रा आया है मेरे जो भी एक्स्ट्रा बढ़त हुई है उसे सारे लोगों में बांटना है, टोटल बेस वैल्यू में डिवाइड करना है। 5 से 50 10 बार चला जाएगा। 19 बटे 10 1.9, 16 में 1.9 जोड़ेंगे 17.9%। एक्स प्लस वाई कितना बढ़ा? 17.9%। ये होता है परसेंटेज ब्रेक या डेविएशन मेथड। एक ही बात है, कुछ भी कहिए। क्लियर है? कुछ बच्चों को ये चीज बहुत समझ में आ गई होगी, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ये आपने कैसे लिख दिया। इसके पीछे का जो कारण है वो मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक, और आज